हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी में, मतलब भूगोल का चैप्टर 6 मानव संसाधन। ठीक है, ये चैप्टर जो है मैं आप लोगों के साथ जो है स्टार्ट कर चुकी थी और मैंने कहा था कि अगर आप लोगों का सी टैट, बार बार मैं कहती हूँ यही कि सी टैट पेपर 2 एसएसटी है और जो कि 40 मार्क्स जो है आप लोगों का एनसीईआरटी से आता है और आप चाहते हैं कि 37 38 आपके आएँ तो एनसीईआरटी पर ही फोकस कीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं 6 to 8 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी जो है पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ से जो है चैप्टर वाइज जो है पूरा जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें 6th और 7th क्लास की पूरे चैप्टर वाइज वीडियोज़ हैं और 8th क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके वहाँ से जो है अपने खुद के शॉर्ट्स नोट्स जरूर रेडी कीजिए। मैं पीडीएफ भेजती हूँ, लेकिन अपना जब पढ़ते हैं ना तो उसका शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, वही आपको रिवीजन में हेल्प करते हैं। देखिए, जितना भी एक सही गाइडेंस होता है मैं वही आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप किस तरीके से आप लोगों को जो है सही लगता है पढ़ना, वो आप जो है डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानो तो मैं यही कहूँगी कि अपना हैंड रिटन शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, कहीं से भी कोई भी पीडीएफ मिले, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा आप लोगों को। प्लस 6 to 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें 6th क्लास हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, 7th की हिस्ट्री अब जो है स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप लोग जो है सी टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों की क्लासेस, मतलब सीडीपी की भी क्लास स्टार्ट हुई है जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है, और आप लोगों की पेपर 2 एसएसटी की स्टार्ट हुई है। तो अगर आप लोगों को अपना बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैम आपके क्लास का टाइमिंग पता नहीं चलता। क्लास डेली जो है 5 बजे होती है, थोड़ा बहुत जो है मतलब इधर उधर हो जाता है 5-10 मिनट, लेकिन बेल आइकन को अगर प्रेस कर लेंगे तो आपको टाइमली जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो से लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है। देखिए, मानव संसाधन, ये सब चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी थी और एक एक लाइन जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मैंने अपना हाईलाइटेड करके आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया है। और आज जो है मैं आप लोगों को करवाने वाली क्या हूँ, जनसंख्या संगठन। लेकिन जनसंख्या संगठन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है जनसंख्या परिवर्तन जो है बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के लिए ना 3 कारक जिम्मेदार हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन। ये तीनों के कारण जो है जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। आप सोचेंगे कि जन्म दर क्या होता है। देखिए, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो लोग जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद जो जीवित रहते हैं, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने के बाद जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है। इसी तरह से मृत्यु दर जो होता है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मौतों की जो संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रवासन। प्रवासन क्या होता है, किसी भी देश के अंदर आना या किसी भी देश को छोड़ना, क्या कहलाता है, प्रवासन। इन तीनों के कारण जो है जनसंख्या परिवर्तन जो है प्रभावित होता है, मतलब जनसंख्या परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। अब मैं इसके बाद जो है ना एक क्वेश्चन बहुत ही आता है कि प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है। तो याद रखिएगा, जनसंख्या परिवर्तन का जो प्राकृतिक कारण कभी भी आए तो याद रखिएगा क्या होता है प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक वृद्धि दर। जनसंख्या परिवर्तन का प्राकृतिक कारण क्या होता है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर। क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर, किसी भी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है, ठीक है। तो जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन का जो है प्राकृतिक कारण है, और इसके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है, ठीक है। ये दर जितना अधिक होगा जनसंख्या उतनी ही अधिक होगी। मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर होगा जितना अधिक होगा ना, प्राकृतिक वृद्धि दर उतनी ही तीव्रता से बढ़ेगा। जितना कम होगा उतनी ही तीव्रता से जो है कम होगा, ठीक है। तो विश्व में जनसंख्या बढ़ने का जो मुख्य कारण क्या है वो याद रखिएगा, प्राकृतिक वृद्धि दर। कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। आगे मैं अगर बात करूं प्राकृतिक विकास दर, देखिए वही बात है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो विसंगति है, जो अंतर है, उसी को आप लोगों को बताऊं तो 1800 के बाद ना चिकित्सक सुविधाएं, मतलब जो मेडिकल फैसिलिटी है उसमें जो है सुविधाएं होने के कारण, खाद्य की आपूर्ति, मतलब सही से जो है खाने पीने की चीज़ों में जो है वृद्धि होने के कारण मृत्यु दर में जो है गिरावट आई। और इसके बाद जो है देखिए, मेडिकल फैसिलिटी का मतलब है कि
जब मेडिकल की सुविधा अच्छी हुई, मतलब चिकित्सा सुविधा अच्छी हुई, बच्चों को जो है जो पहले ऐसे ही लोग घर में जो है ऐसे ही मतलब पैदा हो जाते थे, कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाती थी, उसका कोई इलाज नहीं हो पाता था। लेकिन ये जो है मेडिकल की सुविधा होने के कारण जो है इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा रोका गया, और इसके कारण जो है मृत्यु दर में जो है गिरावट आई। ठीक है, और जन्म दर में क्या हुई, वृद्धि हुई। और जब मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर में वृद्धि होती है तो इसके समझिए, जब जन्म दर वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो प्राकृतिक विकास दर कैसे प्रभावित हुआ कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर है, और उसके बाद जो है जब जन्म दर कम हो जाता है, और सॉरी मृत्यु दर जब कम हो जाता है और जन्म दर जो है बढ़ता है, तो ये क्या दर्शाता है, जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रवासन की। अभी हमने समझा कि किसी भी जनसंख्या में परिवर्तन का जो कारण है, मतलब जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है प्राकृतिक वृद्धि दर, ये प्राकृतिक कारण है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रवासन की बात करें, किसकी बात, प्रवासन की बात करें, तो देखिए प्रवासी या उत्प्रवासी क्या होता है, ये दोनों एक ही वर्ड है, प्रवासी हुआ या उत्प्रवासी। किसी भी देश को अगर आप छोड़ देते हैं या अप्रवासी किसी भी देश में आ जाते हैं, तो इसके कारण भी क्या है, जनसंख्या में आकार में परिवर्तन होता है। मान लो कि आप एक यही से समझिए, किसी भी घर में 4 सदस्य हैं, अगर वहाँ से एक चला गया, ठीक है, और चला गया तभी भी जनसंख्या के आकार में मतलब कि जनसंख्या में परिवर्तन होगा। और कोई एक व्यक्ति बाहर से आके इसमें रहने लगता है तभी भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होगा। इसी तरीके से देश में होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है, इस देश में इतने सारे लोग हैं, यहाँ से जो है कुछ लोग चले जाते हैं तो जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है, या कुछ लोग यहीं पर हैं और बाहर से कुछ लोग आ जाते हैं तो भी जो है जनसंख्या के आकार में क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन। इसीलिए बोला जाता, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यहाँ पे प्रवासन के माध्यम से जो है बहुत बड़ी आबादी प्राप्त हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला। लेकिन सूडान में जो है वहाँ से जो है बाहर लोगों को जाने के कारण यहाँ को एक बहुत बड़ी आबादी जो है खोना पड़ा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जनसंख्या के आकार में जो परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, प्रवासन। तो यह तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जनसंख्या संगठन की। तो जनसंख्या संगठन की अगर मैं बात करूं, किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, याद रखिएगा, किसी भी देश की जनसंख्या जो है कितनी भी अधिक हो, उसका जो है उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, ये नहीं कि किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक है तो वहाँ का आर्थिक विकास बहुत ही अच्छा होगा या वहाँ का आर्थिक विकास बहुत ही कम होगा, ऐसा नहीं। तो किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, वहाँ पर जो है आर्थिक विकास का कोई भी अंतर नहीं पड़ता। इस लाइन को याद रखिएगा, कई बार जो है ऐसे लाइन बना के दे देता है। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगी। देखिए प्रैक्टिस अब स्टार्ट होने वाली है ज्योग्राफी की। ठीक है, क्योंकि हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, तो ज्योग्राफी की तो प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 6 to 8 की ज्योग्राफी जो है आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो एक और चीज़, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन हिस्ट्री स्टार्ट होगी, तो हिस्ट्री की जो है कॉन्सेप्ट की क्लास है, मतलब एनसीईआरटी स्टार्ट होगा और प्रैक्टिस में हम ज्योग्राफी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो है मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। बस आप लोग जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक सही गाइडेंस मिलेगा, एक स्टडी मटेरियल पूरा हाईलाइटेड नोट्स मिलेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं पूरा जो है एनसीईआरटी आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। एग्जाम तक जो है कंप्लीट पूरी कोशिश रहेगी कि कंप्लीट करवा दूँ, लेकिन जो कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का काम है कि पहले वो आप कर लें। ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि 15 मार्क्स की ज्योग्राफी आती है, तो वो 15 मार्क्स जो है आप अपने पक्के कर लें। ठीक है, हिस्ट्री चलेगी ही, फिर उसके बाद सिविक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी कि जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, आर्थिक विकास के स्तर में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। जैसे बांग्लादेश और जापान का इन्होंने लिया है, दोनों ही ना बहुत ही घने बसे देश हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जापान जो है कितना आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। बांग्लादेश से अगर कंपेयर किया जाए तो आर्थिक रूप से जो है जापान बहुत अधिक विकसित है। तो जो जनसंख्या संगठन है, जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। संगठन क्या होता है, जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या की संरचना मतलब किसी भी जगह पर जो है क्या है कि मतलब कि जनसंख्या संरचना क्या बताता है कि किसी भी जगह पर स्त्री और पुरुष की संख्या कितनी है, वो किस आयु वर्ग के हैं, मतलब कितने से कितने साल के बीच में है, कितने शिक्षित हैं, उनके किस व्यवसाय में है, आय का स्रोत क्या है, ये जो है क्या दिखाता है, जनसंख्या संरचना। तो इसी तरीके से अगर हम जनसंख्या संरचना की बात करें तो किसी भी राष्ट्र की जो जनसंख्या की संरचना है ना, उसको हम पिरामिड जैसी संरचना के रूप में जो है चित्रित किया जा सकता है। पिरामिड के रूप में जो है हम दिखाया जा सकता है, अभी मैं दिखाऊंगी। तो याद रखिएगा, जो जनसंख्या संरचना है वो क्या है, किसी भी देश में स्त्री और पुरुषों की संख्या कितनी है, वो शिक्षित है कितना, किस आयु वर्ग में लगे हुए, मतलब किस आयु वर्ग से किस आयु वर्ग तक के हैं, किस व्यवसाय में लगे हुए हैं, आय का जो स्रोत है वो क्या है, ये सब चीज़ें जो है किस में दर्शाते हैं, पिरामिड में। तो इसीलिए जो है किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या की संरचना को पिरामिड जैसी संरचना के रूप में जो है चित्रित किया जा सकता है। इसीलिए इसे क्या कहा जा सकता है, कहा जाता है
जनसंख्या पिरामिड क्या कहा जा सकता है? जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है, और आयु लिंग पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आयु लिंग दोनों को जो है इसमें दर्शाया जाता है। देखिए, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या जन्म स्तर को दर्शाती है, ठीक है, और पिरामिड में सबसे नीचे होता है। लेकिन 60-65 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं वो वृद्ध होते हैं, अर्थात वो न किसी पर आश्रित हो जाते हैं। तो ये जो है मृत्यु दर का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि 60 से 65 वर्ष के बाद जो है लोग जो है किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मृत्यु दर का। वहीं पर जो 15 वर्ष से कम, वो जन्म स्तर को दर्शाता है, ठीक है। और पिरामिड में जो है शीर्ष पर कौन से लोग होते हैं? 65 वर्ष वाले, मतलब मृत्यु दर, ठीक है, मतलब कि वृद्ध लोग। और याद रखिएगा, ये जो पीरियड दिया गया है ना, मतलब कहा गया है कि 15 से जो 60 के बीच की जो जनसंख्या है, ये जो है सबसे ज़्यादा जो है किसी भी देश के लिए जो है बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि विकास में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। इसीलिए जो है इतने से इतने आयु वर्ग के लोगों को दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 15 से जो है 65, मतलब मान लीजिए 15 से 60 तक जो है, और इधर जो है पुरुष है, इधर स्त्री। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि आयु वर्ग को दर्शाया गया है। तो जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? जनसंख्या पिरामिड में कुल जनसंख्या को, मतलब कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु समूहों के, देखिए विभिन्न आयु समूहों में जो विभाजित कर दिया गया है, जिसमें एक और पुरुष है और दूसरी तरफ जो है महिलाएं देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इन श्रेणियों में जो है विभाजित किया गया। तो इस तरीके से जो है जनसंख्या पिरामिड को दर्शाया जाता है, जिसमें अलग अलग आयु समूहों में विभाजित किया गया है, और अलग अलग जो है वर्ग को, महिला और पुरुष को, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसी को, तो देखिए ये केन्या का पिरामिड है, मतलब कि किसी भी जनसंख्या पिरामिड में जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को जो है ऊंचे स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कैसे? देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जन्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पुरुष हो या स्त्री दोनों की बात कर रहे हैं, जन्म दर भी बहुत अधिक है, लेकिन मृत्यु भी देख रहे हैं, मृत्यु भी जो है तेज़ी से होती जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है किस तरीके से आधार पे कितना चौड़ा है, और शीर्ष पर जाते जाते कितना तेज़ी से जो है संकरा होते जा रहा है। तो ये क्या बताता है? मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही यहाँ पर क्या है? ऊंचे हैं, इसीलिए इसका आधार चौड़ा, और जो शीर्ष है वो क्या है? अत्यधिक सकरा है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है जन्म तो लेते हैं, लेकिन वो शैशवावस्था में ही क्या हो जाते हैं? मृत्यु हो जाती है, वो जो है बड़े नहीं हो पाते। अर्थात यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो लोग बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन वैसे अधिकतर जो है मृत्यु जो है बचपन में ही हो जाती है। इसलिए ऐसी जगह पे जो वृद्ध लोग जो है बहुत ही कम होते हैं, जैसे कि केन्या में ना वृद्ध लोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है जन्म लेते ही मर जाते हैं। तो आधार चौड़ा शीर्ष पर सकरा किसका है? केन्या देश का। कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अगर हम भारत की, तो यहाँ पे देखो जनसंख्या पिरामिड में कैसे शामिल है। देखिए कम आयु वर्ग में जन्म दर कम हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है जन्म दर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कम आयु वर्ग, मतलब 0 से 4 में आप लोगों को यहाँ से जो है 0 से अगर हम मान लो 7 वर्ष तक, ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जन्म जो है क्या हुआ? कम आयु वर्ग में जो है मृत्यु दर कम हो रही है। मृत्यु दर इतना ज़्यादा नहीं हुआ, धीरे धीरे देखो जा रहे हैं, ठीक है। मृत्यु दर जो है यहाँ पर क्या हो रही है? कम हो रही है। और युवा आयु के जो वर्ग के लोग हैं उनका पिरामिड भी आप लोगों को चौड़ा देखने को मिल रहा होगा। देखो 15 से, ये 15 से है ना, 15 से अगर हम यहाँ पे 60 की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से सकरा नहीं हुआ, ये देख रहे हैं यहाँ तक जा रहे हैं 75 प्लस तक। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि जन्म दर हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो लोग हैं शैशवावस्था में ही मर नहीं रहे, बल्कि वो जो है सारे बच्चे पैदा होते हैं, और उनमें अधिकतर बच्चे जो है बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं और जीवित रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है युवा आयु वर्ग का जो पिरामिड होता है क्या होता है? चौड़ा। तो कभी भी पूछे ना कि युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, ये किस देश का? तो याद रखिएगा भारत का, ठीक है। यहाँ पे केवल बहुत सारे बच्चे पैदा ही नहीं होते, बल्कि उनमें से बहुत सारे बच्चे जो है बड़े भी होते हैं और जीवित रहते हैं, जैसे कि भारत के पिरामिड। ये आप लोगों को देखने को दिख रहा होगा। और क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, इसमें ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन आते नहीं है, इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरे प्रकार के अगर पिरामिड की बात करें तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जन्म दर जो है बहुत कम है। कम होने के कारण आधार का जो पिरामिड है ना, आपको आधार का जो पिरामिड है ये क्या दिख रहा है? सकरा। लेकिन जितना लोगों ने जन्म लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं जन्म लिया,
घटी मृत्यु दर जो है ना ज़्यादा नहीं हो रही है यहाँ पे मृत्यु दर। अधिक लोग जो है वृद्ध आयु तक पहुँचते थे, मतलब कि बहुत सारे लोग जो है जन्म भी हुआ लेकिन ज़्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई और ये जो है वृद्ध तक पहुँच जाते हैं। तो ऐसा जो पिरामिड होता है ना, ये जिगजैग, ये जापान का होता है। किसका होता है? जापान का। यहाँ पे लोग जो है जन्म बहुत लेते हैं लेकिन मृत्यु कम होने के कारण बहुत सारे लोग जो है वृद्ध होते हैं, और वृद्ध बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब ये जो है बहुत लेट तक जाके जो है मरते हैं। इसीलिए जो है यहाँ का जो पिरामिड है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो जापान का पिरामिड है जिसमें कि आधार जो है इसका सकरा होता है, जिसका आधार सकरा होता है वो जो है कौन सा है? जापान का पिरामिड है, जिसमें कि जन्म के टाइम पर जो है लोग नहीं ज़्यादा मरते हैं बल्कि वो धीरे धीरे जो बड़े होते जाते हैं, वृद्ध तक पहुँचते हैं। ठीक है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में क्या होता है कि जन्म के टाइम पे जन्म लेते हैं बच्चे, लेकिन उनमें बहुत सारे बच्चे जो है शैशवावस्था में न मर के जीवित रहते हैं और युवा आयु वर्ग तक रहते हैं, और धीरे जो अपना मतलब बहुत सारे बच्चे जो वृद्ध होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम भारत की बात करें तो इसका आधार तो चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है क्या, बच्चे जो है ये बहुत तेज़ी से सकरा नहीं होता है, बच्चे जो बहुत बच्चे जो है वयस्क तक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो वो भारत है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर नहीं हुआ ना इससे, तो इससे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो वो जो है आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। किस तरह से क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे आते हैं, इसके बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं आते हैं। बस आप लोग जो जुड़े रहिए, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करवा दूँगी। क्लास 6 से 8 तक की ज्योग्राफी हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। आप लोगों को पढ़ना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के बाद ही मुझे जो है पता चलेगा कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं, आप लोग कितना सीरियस हैं एसएसटी को लेकर। उसी के हिसाब से जो है मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, और आप लोगों को बता दूँ पूरा पीवाईक्यू जो है मैं कराने वाली हूँ, और एक नए तरीके से कराऊंगी। आप लोग जो है बस जुड़े रहिए, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हुई है, तो 2-4 क्लासेस जो है मैं ज्योग्राफी की करवाना चाहती हूँ, जिसमें कि 20-20, 25-25 क्वेश्चन अब लूँगी, जिससे कि ना आप लोग जो है 6 से 8 क्लास की जो ज्योग्राफी है वो अच्छे से पक्के हो जाए आपके। ठीक है, उसके बाद जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊंगी आप लोगों की एसएसटी की। तो उम्मीद करती हूँ ये सब चीज़ें जो आप लोगों को समझ में आई होंगी। क्लास जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को जो है यहाँ से एक अच्छा मटेरियल जरूर मिलेगा, एक सही गाइडेंस मिलेगा, अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो। ऑल द बेस्ट।